स्वागत है आप सभी का बीए ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्योंकि राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में ही क्यों हुआ। टॉपिक का नाम लिख लेते हैं पहले, नेशनलिज्म इन यूरोप। अब राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में ही क्यों हुआ, इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बाकी दुनिया के इंडिपेंडेंस या क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से पहले हमको समझना होगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व में जो शक्ति का संकेंद्र था 17वीं और 18वीं शताब्दी में, 17वीं और 18वीं सेंचुरी में जो शक्ति का जो बैलेंस ऑफ पावर जो होता है, जो शक्ति का संकेंद्र था, वो केवल और केवल यूरोप में था। यूरोप में ऐसा इसलिए था क्योंकि यूरोप में क्या था, यूरोप में कोलोनाइजेशन का दौर चल रहा था। आप सभी को पता होगा कि 18वीं शताब्दी के मिडिल में, मतलब 1750 के समय में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आ गया था। उसके वजह से क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांतियां हुई, चीजें बनी। जब कभी भी औद्योगिक क्रांतियां होती हैं तो सदैव क्रांति की बात होना शुरू हो जाती है। क्या होता है, जब उद्योग बढ़ेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सोसाइटी डेवलप होगी, और सोसाइटी जब डेवलप होगी तो वहां पर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। और फ्रीडम जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीफ, इस टाइप की जो फ्रीडम होती है, ये सारी फ्रीडम स्टेट ऑफ माइंड है। तो इन स्टेट ऑफ माइंड में आने लगती तो आदमी क्या होता है, आदमी और ज्यादा लिबरल होना शुरू कर देता है। अब लिबरल की बात कर ही रहे हैं तो लिबरल बारे जान लेते हैं। लिबरल जो है लैटिन भाषा के लिबरल सबसे बना हुआ है, इसका मतलब होता है फ्रीडम। तो उसे छोड़ते हैं, चलते हैं हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद की। क्योंकि यूरोप में भी शक्ति का संकेंद्र दो ही लोगों के पास मेन था। पहला कौन सा था, अपना लिख लेते हैं, फ्रांस। 17वीं और 18वीं शताब्दी में, 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस यूरोप की पावर को सबसे ज्यादा अडॉप्ट करके रखा हुआ था। यूरोप में अगर उस टाइम पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई देश था तो वो था फ्रांस। दूसरा अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो था ब्रिटेन या इंग्लैंड। ब्रिटेन इंग्लैंड कैसे बना उसके बारे में सब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग इंग्लैंड के बारे में लिखते हैं। जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये था कोलोनाइजेशन का इसका दौर चल रहा था, और इसने अपना साम्राज्य लगभग वर्ल्ड के हर एक कॉन्टिनेंट में बताया हुआ था। जैसा कि आपको पता होगा, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर अमेरिका को कैप्चर कर रखा हुआ था, कोलोनाइज कर रखा हुआ था। दूसरा उन्होंने साउथ अफ्रीका को कैप्चर कर रखा था ब्रिटेन ने। तीसरा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कैप्चर कर रखा था। ऑस्ट्रेलियन जेनोसाइड का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी दिन चर्चा जरूर करूंगा। और चौथा इंडिया। तो अमेरिका और इंडिया में ये दो जगह पे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों साथ में थे, और इन दोनों का हमेशा राइवल चला, क्योंकि जिसके पास शक्ति ज्यादा होगी हमेशा वो लोग वॉर करेंगे ही करेंगे। तो अब फ्रांस चूंकि यूरोप में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, तो इस वजह से कहा जाता था अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये कहावत कही जाती थी फ्रांस के बारे में। तो अब हमको यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में समझना है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को समझेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में समझेंगे। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में समझने से पहले हम लोग समझते हैं नेशनलिज्म वास्तव में होता क्या है, मायने क्या है नेशनलिज्म के। तो नेशनलिज्म को ऐसे समझते हैं कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। बिना राष्ट्रवाद को, राष्ट्र को समझे हम समझ ही नहीं सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ क्यों, हर जगह राष्ट्रवाद होता क्यों है, और राष्ट्रवाद का तात्पर्य क्या होता है। तो राष्ट्रवाद क्या है, स्टेट नेशन कॉन्सेप्ट होता है, स्टेट नेशन थ्योरी या कॉन्सेप्ट होता है। अब राष्ट्रवाद, नेशन कैसे बनता है, और एक नेशन का फॉर्म चार चीजों से मिलकर होता है। पहली चीज होती है उसकी रेस, दूसरी होती है रिलीजन, तीसरी होती है उसकी टेरिटरी, चौथा होता है उसका लैंग्वेज।
नेशन फॉर्म करने में एक रेस का मतलब होता है कि एक ही प्रजाति के लोग, रीजन मतलब एक ही धर्म, टेरिटरी मतलब क्या होता है कि कोई देश कभी एग्जिस्ट करेगा जब उसके पास कोई जमीन होगी। बिना जमीन हुए कोई देश कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। आप पानी पे हवा में तो देश बना नहीं लेंगे, तो उसके लिए आपको जरूरत होती है टेरिटरी की। चौथा लैंग्वेज, लैंग्वेज एक मूल कारण होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण या मेकिंग ऑफ जर्मनी, तो क्या वहां पे टेरिटरी नहीं थी, लेकिन वहां पे क्या था, लैंग्वेज के बेसिस पे कई देश बने। अब जैसे इंडिया में ले लीजिए, आंध्रा से तेलंगाना टूटा, सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे टूटा, लैंग्वेज के बेसिस पे टूटा। लैंग्वेज के बेसिस पे कई सारे राज्य टूटे, जैसे पंजाब हरियाणा टूटा, आपका हिमाचल प्रदेश टूटा, तो ऐसे कई सारे राज्य टूटे हैं। अब क्या होता है, नेशनलिज्म की भावना को, नेशनलिज्म एक फीलिंग है, क्या है, नेशनलिज्म एक फीलिंग है, ये कह सकते हैं इमोशन। ऐसा क्योंकि जब हम किसी देश का नाम लेते हैं, राष्ट्र का नाम लेते हैं, तो क्या होता है कि हम उसके लिए जान देने की बात करते हैं। जैसे हम कहें इंडिया एज अ नेशन, इंडिया एज अ नेशन, तो अब कोई आदमी कहेगा कि इंडिया को गलत सलत बोलेगा, तो आपके अंदर फीलिंग्स आ जाएंगी, अरे तुम मेरे देश को कैसे गलत बोल सकते हो, गलत कैसे बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज आती है, जब इंडिया एज अ स्टेट, नेशन की फीलिंग हम लोग ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए नेशन फॉर्म हो जाता है, नेशनलिज्म मूवमेंट से नेशन फॉर्म हो जाता है, लेकिन नेशन को एग्जिस्ट करने के लिए स्टेट के कॉन्सेप्ट के रूप में आना उसका बहुत जरूरी होता है। बिना स्टेट बने नेशन कभी भी फॉलो अप नहीं कर सकता, मतलब ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता है, क्योंकि फीलिंग है। क्योंकि फीलिंग को अगर जैसे नेशनल मूवमेंट हो गया इंडिया का, तो मूवमेंट होने के बाद आप क्या करेंगे, आपने आजाद करा लिया इंडिया को, उसके बाद अब देश कैसे चलेगा, विकास कैसे होगा देश का, इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप होंगी, देश में कौन कौन सी चीजें, देश में कौन कौन सी चीजें होंगी, इन सब चीजों को कौन डिसाइड करेगा, ये सब एक स्टेट की तरह है। तो स्टेट क्या होता है, ये है राष्ट्र और ये है राज्य, क्या है, राज्य, ये है राष्ट्र। अब इस राज्य को अब वो यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये सब मत समझ लेना, इंडिया ही एज अ स्टेट के रूप में आएगा। स्टेट में क्या होता है, स्टेट में चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेशन से स्टेट बनने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। दूसरी चीज जरूरी होती है आपकी इक्वालिटी, तीसरा आपका लिबर्टी, चौथा आपका जस्टिस, और पांचवा आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का जब ये चार चीजें हो जाएंगी, तो इन्हीं चीजों से क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये चार चीजें होती हैं, ये कोर होते हैं, किसी नेशन को बनने, नेशन से स्टेट बनने के कोर होते हैं। तो जब ये कोर होते हैं, अगर हमको इनमें अगर कोई दिक्कत, इनके बारे में कुछ बोलता है कोई, तो क्या होता है, हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती है, हम विद्रोह करने लगते हैं, हम लड़ाई झगड़े के लिए उतार हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई बोलता है, अगर कोई आपस में बातचीत करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये चीज गलत है, इसके बारे में ऐसा हो जाना चाहिए। क्या होता है, क्योंकि ये चीजें हमें हर चीज को आजादी देती है, फ्रीडम देती है, किस चीज की, कि हम अपने देश को कैसे सुधारें। स्टेट को हमेशा सुधारा जाता है, नेशन को कभी सुधारा नहीं जाता है। नेशन के लिए हमेशा फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं। तो अगर आप कुछ लोग समझ में आ गया हो, तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति, यूरोप की फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू कैसे होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होने का मेन कारण, जैसे आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि 14 जुलाई को 1789 को सुबह पेरिस शहर में 7,000 लोग इकट्ठा हो गए,
उन्होंने बेकर्स की शॉप पे अटैक कर दिया, फिर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर से लूट लिया, उसके बाद उन्होंने ब्रसेल्स के कैसल को लूट लिया या ब्रसेल्स जेल को लूट लिया, फिर वहाँ से 7 प्रिजनर्स को छुड़ा लिया और फिर इस शहर को आज़ाद कर दिया। और यहाँ से हो गई फ्रांस की रिवॉल्यूशन शुरू हो जाती, मतलब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गई। लेकिन इतने से फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हो सकती। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये उस दिन का इंसिडेंट है जिस दिन वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुई। एक्चुअल में हम लोगों को जानना क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मूल कारण, कि जब तक मूल कारण नहीं पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वास्तव में हुई क्यों, तब तक ये हमको जानने में समझ में आएगा ही नहीं कि ये होने का कारण क्या था। देखिए क्या होता है। लुई 16 ये फ्रांस के राजा बने। ये बर्बन डायनेस्टी के किंग थे। ये 20 साल की उम्र में राजा बने और जब ये राजभार संभाले तो इनकी शादी हुई, मैरिज हुई ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से, इनका नाम था मैरी। मैरी से इनकी हो गई शादी। तो अब ये राज दरबार पहुंचते हैं। लुई 16 राज दरबार में पहुंच के ये देखते क्या है कि अब इनका जो ट्रेजर है, ट्रेजर मतलब खजाना, ट्रेजर पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, उसमें पैसा वैसा कुछ है ही नहीं, राजकोष इनका पूरी तरह से खाली पड़ा है। तो इन्होंने इसके कारणों को जानने के बारे में सोचा कि इसके मेन कारण क्या है। तो कारणों के जानने के बारे में सोचा तो इन्होंने इनको 2-3 चीजें पता आई। पहली चीज, टैक्स का सही कलेक्शन ना होना। दूसरी चीज, वही बता रहा था मैं आपको कि फ्रांस ने अमेरिका पे भी कब्जा कर रखा था और ब्रिटेन ने भी किस पे कब्जा कर रखा था, अमेरिका पे। तो ब्रिटेन ने अमेरिका की 17 कॉलोनीज पे कब्जा कर रखा था, यूएसए की। तो उसमें से 13 कॉलोनीज को आजाद कराने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए फ्रांस ने क्या किया, आर्म्स एंड एमिनेशन सप्लाई की किसको, यूएसए की 13 कॉलोनीज को। उसकी वजह से इनके ऊपर लोड काफी बढ़ गया फ्रांस के ऊपर, जिससे क्या हुआ कि इनका धीरे धीरे करते हुए सारा जो ट्रेजर था वो खाली हो गया, पहला मूल कारण। दूसरा, इस पे बाद में होगा टैक्स कलेक्शन के बारे में। तो यूएसए को फ्रीडम दिलाने के लिए 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से। तीसरा क्या था, राज दरबार में बहुत ज्यादा अपव्यय होना। बड़े बड़े हाथी घोड़े दरवाजे दरबान ये सब इनके राज दरबार में इकट्ठा रहते थे, उसकी वजह से इनके काफी सारे खर्चे जो थे बढ़ गए थे। अब जब ये किंग बने हैं तो इन्होंने कई जगह से लोन ले रखा था, इनके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने कई जगह से लोन ले रखा था। वो जो लोन ले रखा था तो उस लोन लेने की वजह से अब क्या बोल रहे थे, जो इनके इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इनको लोन दे रखा था या डेप्ट दे रखा था, उन्होंने से 10 टाइम्स क्या मांगा, रिटर्न मांगा। किस चीज का रिटर्न मांगा, इंटरेस्ट रेट। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो आपने हमसे लोन ले रखा है या डेप्ट ले रखा है उस पे हमें 10 गुना ब्याज चाहिए, ये बता रहे। अब ये बहुत परेशान भाई साहब, लुई 16 करे तो करे क्या। अब इन्होंने फ्रांस की क्रांति की सबसे जोरदार पहल की कि क्या, अब आते हम लोग टैक्सेशन वाले क्राइटेरिया पे, इस क्राइटेरिया पे 5 मई 1789 इस डेट को इन्होंने फ्रांस की जनरल स्टेट असेंबली में एक 40,000 लेटर्स का बिल पेश किया। इस बिल, ये बिल किससे संबंधित था, टैक्सेशन से संबंधित था। इसलिए उन्होंने कहा क्या, कितने लोग जनरल स्टेट असेंबली, 300 मेंबर ऑफ जनरल स्टेट असेंबली और 600 मेंबर ऑफ असेंबली
उस टाइम पे मौजूद थे वहां पे, जिन्होंने बिल को पारित किया था। और ये जब बिल जब आया तो फ्रांस में पूरी तरीके से खलबली मच गई। ये बिल एक्चुअल में आया तो आया कहां से, क्या बवाल आ गया है? क्या था कि फ्रांस जो था वो 3 सोसाइटीज में बटा हुआ था। पहली थी कंजर्वेटिव सोसाइटी, दूसरी थी तुम्हारी पोप या चर्च बिशप, तीसरी थी तुम्हारी मिडिल मैन या लैंडलॉर्ड्स या लैंड ऑनर्स, और चौथे तुम्हारे पीजेंट्स। कंजर्वेटिव सोसाइटी को टैक्सेशन से छूट थी, वो टैक्स का 1 रुपया भी पे नहीं करते थे। पोप चर्च को क्या छूट थी कि वो टैक्स नहीं देते थे गवर्नमेंट को, लेकिन वो बाकी सबसे टैक्स ले लेते थे। चर्च के नाम पे वो टैक्स का कलेक्शन कर लेते थे। जो लैंडलॉर्ड थे या लैंड ऑनर थे, उनके पास क्या था, जो मिडिल मैन थे, उनके पास 70 to 80% जो लैंड थी वो इनके पास थी। तो अब ये लोग क्या करते थे, लोगों को अपनी लैंड देते थे खेती करने के लिए। वो लोग खेती करते थे, उस लैंड को ये लोग ले लेते थे, उससे लोग इनसे उपज भी लेते थे, और साथ में खेती करने के बाद जो चीजें आती थी उससे भी ये लोग पैसा टैक्स कलेक्शन ले लेते थे। अब बात आती पीजेंट्स की। पीजेंट्स मतलब गरीब श्रमिक किसान, मध्यम, मतलब एकदम दबे कुचले शोषित लोग। इनका कोई भी अधिकार नहीं होता था, इनसे सभी टैक्स लेते थे। इनके पास ना खुद की जमीन थी, ना खुद के घर थे, गांव में रहते थे, इनकी जमीनों पे बनाते थे, खाते थे, और इनसे सब लोग टैक्स लेते थे। तो टैक्स का कलेक्शन इतना बेतरतीब था कि जो पीजेंट थे 100 रुपए कमाते थे तो 75 रुपीज किसमें देते थे, टैक्सेशन में। 25 रुपीज इनके पास बचता था। तो अब इनके पास विद्रोह के कारण तो आ गए थे, लेकिन अब राजा ने क्या किया कि टैक्सेशन बढ़ा दिया, टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया। सिर्फ किस लिए, अपने डेप्ट को उतारने के लिए। उसने ये ना करके कि इन सब लोगों से टैक्स लिया जाए, उसने डेप्ट को उतारने के लिए पीजेंट्स के ऊपर और टैक्सेशन बढ़ा दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग अब विद्रोही बनने लगे थे। धीरे धीरे क्या हुआ था, लोगों के मन में विद्रोह की जो भावना थी वो आने लगी। तो लुई 16 को एब्सोल्यूटिस्ट किंग कहा जाता है, या एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। लुई 16 के शासन को एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की बोलते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की मतलब होता है तानाशाही राजतंत्र। तो लुई 16 भाई साहब तानाशाही राजतंत्र बन गए। अब उसते हैं हम लोग इसके बाद के टर्म पे। इसके बाद क्या होता है कि फ्रांस का जो इसेंशियल फूड है, क्या है, इसेंशियल फूड। हर आदमी की जरूरत होती है फूड। अगर किसी आदमी को फूड सही तरीके से नहीं मिलेगा, वो किसी भी चीज पे विद्रोह नहीं करेगा। उसे चाहे जितना टैक्स ले लो, चाहे तो जितना परेशान कर लो, अगर उसके धर्म पे, रिलीजन, लैंग्वेज या फूड, इन सब के ऊपर कोई अगर कुछ करता है, उनको इसके में प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है, विद्रोह करता है, वो रेवोल्यूट करता है। अब फूड की बात क्या है, अगर किसी आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, जबरदस्ती उसके हक की चीज छीनी जाएगी, तो अपने हक की लड़ाई वो लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक, धर्म के बारे में आते हैं, रिलीजन के बारे में। धर्म क्या है, एक अफीम का नशा है। आदमी से सब कुछ उसका छीन लो, लेकिन उसके धर्म के बारे में उससे बात मत करो, क्योंकि धर्म हमेशा अफीम के नशे की तरह होता है। बहुत धार्मिक पवित्र का आदमी होता है, वो चाहे जितनी भी गलत बात हो, लेकिन अगर उसके धर्म के बारे में कुछ बोलोगे तो तुरंत विद्रोह करेगा। ये बात बोली थी भाई साहब मार्क्स ने। और लैंग्वेज ऐसे कुछ नहीं होता है कि लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज सब सेम है। लेकिन क्या होता है कि जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी लैंग्वेज को लेकर कोई मजाक उड़ाता है तो हमें डिस्क्रिमिनेटिव फील होता है।
तो हमको जब डिस्क्रिमिनेशन फील होता है तो लोग क्या करते हैं, मन में एंगर, सोचते हैं मारपीट दें, खत्म करें। वो चीज जो है, इन चीजों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रांस में क्या हुआ कि उस साल फसल जो थी बहुत ज्यादा खराब हो गई। फ्रांस की रेवोल्यूशन में ये जो बैड हार्वेस्ट का कॉन्सेप्ट था, इसने 4 चांद लगाए। अगर फसल खराब ना होती तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के चांसेस थे सारा टल जाते। आदमी टैक्स दे देता है, लेकिन अगर उसको खाने को ना मिलेगा, वो क्या करेगा, हर एक चीज को क्या कर लेगा, इंटरलिंक कर लेगा। अब फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ कि उस साल फ्रांस में फसल खराब हो गई, और फ्रांस का एसेंशियल फूड क्या है, ब्रेड और मीट। फ्रांस के लोग ब्रेड और मीट को कंज्यूम करते हैं। अब ब्रेड नहीं मिल रही थी तो महिलाओं को खाने को नहीं मिल रहा था, उनके बच्चे भूखे जब मर रहे थे, और जो बाकी चीजें थी वो काफी भूख प्यास से पचाए थे। अब होता क्या है, जो बैड हार्वेस्ट होती है तो बेकर्स जो होते हैं, मतलब बेकरी वाला जहाँ से लोग ब्रेड खरीदते हैं, बेकरी वाला बेकर्स, उन्होंने ब्रेड को क्या कर लिया, स्टॉक कर लिया। अब किसी चीज को स्टॉक करोगे, वैसे भी वो चीज कम है, उस चीज को स्टॉक कर लो तो उसका प्राइस दिन पर दिन इंक्रीज होता चला जाता है। और जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, वो भी ब्रेड जैसी इसेंशियल चीज के लिए जो मेन कोर्स है, तो क्या होता है, लोगों के अंदर क्या आता है, गुस्सा, एंगर। तो अब जब ब्रेड को स्टॉक कर लिया तो उस दिन पेरिस में सुबह में 7,000 वुमेन्स मैन सब मिल के कहाँ चले गए, ब्रेकर्स की शॉप पे चले गए। उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से इनके ऊपर अटैक कर दिया, बेकर्स की शॉप पे। बेकर्स की शॉप पे अटैक कर दिया, और चीजें क्या हुई, खराब होना शुरू हो गई। लूट लिया बेकर्स की शॉप को। बेकर्स की शॉप को लूटने के बाद में अब बेकर्स ने कहा कि किंग की आर्मी आएगी, रॉयल आर्मी आएगी, और जब रॉयल आर्मी आएगी तो आप पर अटैक करेगी। अब इनको आर्म्स एंड एनिमेशन की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले लोग गवर्नमेंट ऑफिस पे गए, वहां पे उन्होंने कब्जा किया। तो गवर्नमेंट ऑफिस पे लोगों को आर्म्स एंड एनिमेशन वेपन्स वगैरह नहीं मिले। फिर लोग नीचे गए बेसेस के जेल में, बेसेस जेल में। वहां पे इन्होंने जो जेलर था उसकी हत्या कर दी, और 7 प्रिजनर्स को रिहा कर दिया, आजाद कर दिया, ठीक है, फ्री कर दिया। अब यहाँ से, और इन्होंने कहा क्या कि अब हम लोग पेरिस शहर की जो लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज, वो कहाँ की लैंग्वेज बनेगी, फ्रांस की मेन लैंग्वेज बनेगी, और पेरिस शहर को हम लोग क्या करते हैं, आजाद कर देते हैं। ये एक दिन की घटना है, जिसको बोलते हैं संडे रेवोल्यूशन, या 14 जुलाई 1789 की रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग का दौर है। इसी टाइम पे कुछ लिबरल्स लोग थे जो कंजर्वेटिव सोसाइटी से निकले थे या लैंड ऑनर सोसाइटी से निकले थे। तो उन्होंने क्या बनाया था, जैकबिन क्लब्स बनाए थे। इसमें क्या होता था कि मिडिल क्लास के लोग जो होते थे वो जैकबिन क्लब के मेंबर होते थे। वो फ्रीडम की बात करते थे। किस चीज की बात करते थे, फ्रीडम की बात करते थे, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी की बात करते थे। ये सब बातें लोग करते थे। अब क्या हुआ कि ये जब रेवोल्यूशन फैली तो ये रेवोल्यूशन पूरी आग की तरह पूरे देश में फैल गई, पूरे फ्रांस में फैल गई। जब ये रेवोल्यूशन पूरे फ्रांस में फैली तो फ्रांस में पूरा जो स्ट्रक्चर था वो तहस नहस हो गया। मोनार्की को हटाया गया, जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की थी, तानाशाही राजतंत्र सिस्टम का, उसको हटाया गया। उसकी जगह पे क्या बनाया गया, मोनार्की और डेमोक्रेसी। और फ्रांस एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की से मोनार्कियल डेमोक्रेसी के रूप में परिवर्तित हो गया। अब मोनार्कियल डेमोक्रेसी का अगर उदाहरण देखना है तो आपको सबसे अच्छा उदाहरण आज के भी टाइम पे मिलेगा इंग्लैंड का। इंग्लैंड की क्वीन होती हैं, ठीक है,
और नीचे उनकी डेमोक्रेसी भी होती है। पीएम का वहाँ पे चुनाव होता है, बाकायदा 2 पार्टियां हैं, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, 2 पार्टियां हैं, चुनाव होते हैं। और वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ है, तो पूरा सिनेरियो चलता रहता है। तो ऐसा ही कुछ सीन चलाया गया कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस में अब मोनार्कियल डेमोक्रेसी कैसे आई, क्या क्या हुआ, ये चीजें देखते हैं। फ्रांस की रेवोल्यूशन इतना टेढ़ी मेढ़ी रेवोल्यूशन है, इसमें कुछ समझना है, कुछ समझना है तो कुछ देखना भी है। क्योंकि अब ये मोनार्कियल डेमोक्रेसी पे आए हैं। अब फ्रांस सबसे पहले मोनार्कियल डेमोक्रेसी लेके आया, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की से फ्रांस कहां पहुंच गया है, मोनार्कियल डेमोक्रेसी के ऊपर। अब जब मोनार्कियल डेमोक्रेसी बनी तो फ्रांस का स्ट्रक्चर कैसा बना, अब ये देखते हैं। फ्रांस के सिटीजन को 2 भागों में बांटा गया। पहले थे एक्टिव सिटीजन और दूसरे थे पैसिव सिटीजन। अब देखो क्या हुआ, लुई 16 को हेड ऑफ द नेशन बनाया गया। लुई 16 मतलब किंग। हेड ऑफ द नेशन बने। इसको एक वीटो पावर दिया गया, जैसे यूएन में वीटो पावर है 5 कंट्रीज के पास में, वैसे ही वीटो पावर दिया गया। अब क्या हुआ, संसद का निर्माण हुआ। उस संसद में 725 मेंबर्स ऑफ जनरल स्टेट असेंबली। ये क्या बनाते थे, मिनिस्टर, जिसमें पीएम वो सब होते थे। ये सब किसको रिपोर्ट करते थे, सब रिपोर्ट करते थे किंग को। अब इनका चुनाव कौन करता था, इनका चुनाव करते थे 50,000 लोग। जिनका चुनाव करती थी फ्रांस की वो जनता जो मेन होते थे, साथ में 25 इयर्स एबव होते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। केवल वही लोग वोटिंग राइट रखते थे, बाकी किसी के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता था। और यही लोग चुन के देखते थे किसको, जज को चुनते। ये सब क्या कहलाते थे, ये सब कहलाते थे एक्टिव सिटीजन। अब बात करते हैं पैसिव सिटीजन की। पैसिव सिटीजन कौन होते थे, चिल्ड्रंस, वुमेन्स, वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी लेस मैन, और बिलो 25 ईयर्स, जिनके पास प्रॉपर्टी है लेकिन उनकी एज 25 ईयर्स नहीं है। जैसे इंडिया में क्या होता है, 18 साल के पहले आप वोट नहीं डाल सकते हैं, वयस्क मताधिकार। तो जिसके पास 25 ईयर बिलो है, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो भी वोट नहीं दे सकता था। चिल्ड्रंस को वोट देने का अधिकार नहीं था, वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं था। वुमेन्स को वोट देने का राइट आपको मिला है 1946 में। ठीक है, इसके लिए काफी लंबी लड़ाई लग चली, उसकी कहानी हम बाद में करेंगे किसी दिन। और प्रॉपर्टी लेस मैन, वो आदमी जो 25 साल के ऊपर थे लेकिन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है, वो क्या किए, वो क्या बने, वो भी पैसिव सिटीजन बने। और बिलो 25 ईयर वो पैसिव सिटीजन बने। तो इस तरीके से पैसिव सिटीजन बन गए।
अब ये ग्राफ चल रहा था, ऐसे ही सारी चीजें चल रही थी लगातार फ्रांस में, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छे तरीके से फ्रांस पूरा चल रहा था। अब क्या हुआ कि अब इस देखते हैं अभी। हम लोगों ने ग्राफ तो देख लिया क्या क्या हुआ, अब देखते हैं उसमें क्या क्या हुआ। इसी समय पे भाई साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी जिसने पूरी फ्रांस की क्रांति का गठन किया, उस आदमी का नाम था नेपोलियन बोनापार्टा। ये भाई साहब धीरे 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 चलते चलते इस टाइम पे आर्मी के हेड बन गए थे फ्रांस की। दूसरी चीज क्या हुई कि फ्रांस की आर्मी का नियंत्रण किसको दे दिया गया? जनरल स्टेट असेंबली को, जो फ्रांस की संसद संभाल रही थी। अब ईयर आता है 1792, बहुत सही चल रहा था। 1780 1789 बहुत सही चला। अब आता है 1792 का, बहुत ही खतरनाक साल। इस साल में क्या हुआ कि लुई 16 भाई साहब को अपनी चीजें हजम नहीं हो रही थी। लुई 16 भाई साहब को क्योंकि पावर सारी छीन ली गई थी लुई 16 से। जब किसी भी राजा से उसकी पावर छीन लो तो राजा क्या होता है, हमेशा बौखलाने लगता है। एकदम एब्सोल्यूटिस्ट का दौर था, जिसको चाहते थे तलवार उठा के गला काट देते थे। अब सारा काम जज और संसद संभाल रही थी, इनको खाली बैठाया गया था कठपुतली की तरह कि भैया तुम राजा हो, हेड ऑफ द नेशन हो, बैठो देखो मजे करो, खाओ पियो मस्त रहो, बाकी तुमको करना वरना कुछ नहीं है। अब इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मित्र राष्ट्रों से सहयोग मांगा। कौन कौन से मित्र राष्ट्र थे? इटली, पर्सिया और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया तो इनका ससुराल ही था। जैसा कि याद हुआ सभी को कि मैरी की शादी किससे हुई थी? मैरी कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, उसकी इनकी शादी हुई थी लुई 16 की। इन्होंने इनसे सहयोग मांगा कि आइए हमारे देश में अटैक करिए। क्या करिए? अटैक करिए। और जो मोनार्कियल डेमोक्रेसी है उसको हटाइए, ये डेमोक्रेसी वगैरह हमको कुछ नहीं चाहिए। इन सबको हटा के हमको क्या बनाना है? मोनार्की को फिर से वापस लाना है, राजस्थान को फिर से वापस लाना है, किंग हमको फिर से बनना है, एक्चुअल का किंग, दिखावे का नहीं। और इसमें हुआ क्या था, जब ये मोनार्कियल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आई थी, लोगों को खूब सारे राइट्स दिए गए थे। राइट्स मतलब फ्री किया गया था इकोनॉमिकली कि आप कोई भी व्यवसाय करिए, कुछ भी करिए, तो ये सब चीजें होती रहती थी। तो इसी समय क्या हुआ था, अब जैकबिन क्लब का और ज्यादा विकास होने लगा। भयंकर तरीके से जैकबिन क्लब का विकास हुआ, लिबरल्स जो आने शुरू हुए और राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ। राइज ऑफ टैक्सेशन के नियम कानून बदले, लोगों को उनकी जमीन मिली, उनका पैसा बचा। जब भी लोगों के पास पैसा बचेगा तो लोग हमेशा क्या होंगे, अपने को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। तो राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ। जब राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ, जैकबिन क्लब की गठन हुआ, लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, पढ़े लिखे लोग आना शुरू हुए, तो उन्होंने कंजर्वेटिव्स को हटाने की बात की। कंजर्वेटिव्स के जो नए नियम कानून थे, रूढ़िवादी लोग जो थे, तो उनको हटाने की जब बात करना शुरू किया, लिबरलाइजेशन की बात शुरू हुई, तो इससे यहाँ पे चीज हुई। अब ये लोग अटैक करने के बारे में, इटली, पर्सिया और ऑस्ट्रिया फ्रांस पे अटैक करने के बारे में सोच रहे थे, विचार ही बना रहे थे कि तब तक फ्रांस की संसद ने, नेशनल असेंबली ने एक बिल पारित किया और नेपोलियन बोनापार्ट को आदेश दिया गया कि जाइए इन तीनों देशों से युद्ध करिए। भाई साहब नेपोलियन बोनापार्ट गए, तीनों को हराया गया और लुई 16 के ऊपर केस चला। और लुई 16 के ऊपर केस चलने के बाद लुई 16 को फांसी की सजा हुई
1794 तक लुई सिक्सटीन को फांसी की सजा हो गई, टिल हैंग टू द डेथ, फांसी की सजा हो गई लुई सिक्सटीन को। उसके कुछ ही दिनों बाद इसकी जो वाइफ थी, जो क्वीन थी मैरी, उसको भी फांसी दे दी गई। तो मोनार्कियल डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से खत्म, मोनार्कियल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट फ्रांस की रेवोल्यूशन में पूरी तरीके से खत्म। कहा गया अब क्या बनाया जाए, अब बनने की बात आई तो फिर चीजें ऐसे शुरू हुई। अब क्या बनाया जाए, अब बनेगा फ्रांस रिपब्लिक नेशन। क्या बनेगा, रिपब्लिक नेशन। एब्सोल्यूट मोनार्की 1789 से पहले, 1789 के बाद मोनार्कियल डेमोक्रेसी 1789 से 1792-94 तक। अब क्या बनने जा रहा है फ्रांस, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक नेशन। 1794 रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक नेशन। अब इसमें गवर्नमेंट किसकी बनेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। इस गवर्नमेंट को कौन चलाएगा, जैकबिन क्लब। तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी, अब जैकबिन क्लब की गवर्नमेंट बनेगी। अब जब जैकबिन क्लब की गवर्नमेंट बनी तो इस गवर्नमेंट को कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ 5 डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं, अब फ्रांस जो था यूरोप का इकलौता पहला ऐसा देश था जो क्या बना था, रिपब्लिक बना था और डेमोक्रेटिक बना था। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, जिसमें लोगों को वोट देने का अधिकार हो, और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हेड ऑफ द नेशन हो वो क्या हो, तुम्हारा चुनाव के द्वारा ही आया हो, मतलब जिसको लोगों ने चुन के भेजा हो। जैसे भारत में क्या था, भारत में 559वीं ईसा में जो लिच्छवी गणराज्य था वो तुम्हारा क्या था, पहला गणतंत्रात्मक राज्य था भारत का, या उसको विश्व का भी पहला गणतंत्र कह सकते हैं। ठीक, तो वो था। और वैसे ही फ्रांस में क्या हुआ कि तुम्हारा रिपब्लिक बना फ्रांस और डेमोक्रेटिक फ्रांस बना। अब फ्रांस में जब रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक बना तो फ्रांस की आर्मी को स्प्रेड किया गया फ्रांस के हर एक देश में। क्या किया गया, फ्रांस की आर्मी को फ्रांस के हर एक देश में स्प्रेड किया, मतलब फैलाया गया। क्या कहा गया कि जाओ पूरी दुनिया को क्या दो, पूरे यूरोप को क्या दो, क्रांति दो, रेवोल्यूशन दो। किस चीज के लिए, कि वो लोग रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक बने, जैसा कि क्या कौन बना है, फ्रांस बना है। नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरी तरीके से आतंक मचाना शुरू कर दिया, जहां जाता था वो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक की बात करता था। फ्रेंच आर्मी जाती थी वो लोगों से मिलती थी और लोगों को क्या कहती थी, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, इज द हम्बल थिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। इनका ये मोटो था, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस इज द हम्बल थिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। तो क्या मतलब है कि हमसे स्वतंत्रता और समानता ले लो, ये मानवता का सबसे अच्छा स्वरूप है। वो लोग जहां जाते थे वहां क्या करते थे, लोगों को परेशान करना, लोगों से छीना झपटी करना, लोगों से पैसा लेना, काफी सारी चीजें लोग करते थे। तो इसके ऊपर काफी सारे फिगर्स भी बने हुए हैं। अगर आप जैसे 10th की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें आपको काफी सारे फिगर्स मिल जाएंगे इस टाइप के।
तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस चीज ने बहुत तगड़ा काम किया। डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ 5 डायरेक्टर ऑफ राइटर्स से आ गई जैकबिन क्लब में, चूंकि 1992 और 1994 के बीच 1792 और 1794 के बीच वॉर में थे भाई साहब फ्रांस। किसे किसे वॉर में था? पर्सिया से, इटली से और ऑस्ट्रिया से। तो ज्यादातर लोग वॉर में थे। उसके बाद क्या हुआ कि ज्यादातर लोग पूरे वर्ल्ड में क्या बांटने, यूरोप में क्या बांटने गए थे? फ्रीडम और इक्वालिटी। तो जब लोग बांटने गए तो जो लोगों की कमी थी वो क्या हो गई? कम बढ़ गई। क्योंकि फ्रांस की आबादी कितनी थी उस टाइम पे? 2.8 या 2.5 मिलियन, कहीं कहीं 2.8 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 2.5 मिलियन लिखा मिलेगा। तो ऐसा मान लो 2 करोड़ 50 लाख आबादी थी फ्रांस की, ठीक है। तो ज्यादातर लोग बाहर चले गए। अब बूढ़ा आदमी तो काम करेगा नहीं, आर्मी में कौन होता है? जवान लोग आर्मी में होते हैं। अब पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में जब आर्मी स्प्रेड हो रखी है तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे कि काम कौन करेगा? वुमेन्स काम करेंगे। कौन काम करेगा? वुमेन्स काम करेंगे। जब वुमेन्स ने काम कार्यभार संभाला तो उन्होंने फ्रांस के 600 से ज्यादा जगहों पे और 30 से ज्यादा शहरों में अपने क्लब्स बनाए। जैकबिन क्लब्स की तरह अपने क्या बनाए? क्लब्स बनाए। उन्होंने अपनी पत्रिकाएं निकाली, पत्राचार करना शुरू किया, आपस में मैगजीन्स निकाली, जर्नल्स निकाले। क्या इस वजह से? क्योंकि ये लोग अपनी भी क्या मांग रही थी भाई? पूरे फ्रांस को तो डेमोक्रेटिक फ्रांस हो गया था, रिपब्लिक फ्रांस हो गया था, लेकिन क्या वुमेन्स को एक्चुअली में उनके राइट्स मिले थे? नहीं मिलते। क्योंकि क्या उनको क्या कहा जाता था? उनको एज अ पैसिव सिटीजन। वुमेन्स क्या करती थी? लैंड्स के उनके पास ऑनरशिप थी, लैंड्स की ऑनरशिप थी, और जो तुम्हारे जो गुलाम होते थे तो गुलामों का सारा देखभाल, जो सारा उनसे काम करवाना है, तो कौन करता था? ये सब करती थी वुमेन्स। लेकिन जब पैसा लेने की और जब उस चीज को, फसल को काट के बेचने की, सब पैसा लेने की बात होती थी तो पैसा कौन लेके जाता था? मेंस आके लेके चले जाते थे पैसा। तो क्या इस स्लेवरी का पूरा कंट्रोल किसके पास था? वुमेन्स के पास था। लेकिन एक्चुअल में कंट्रोल किसके पास था? मेंस के पास था। क्योंकि इकोनॉमिकली जो थी वुमेन्स क्या थी? वीकर सेक्शन में आती थी। वुमेन्स का क्या था? वुमेन्स को फ्रांस में एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता था। वुमेन्स को कैसे ट्रीट किया जाता था? आज भी यूरोप का जो बाल्कन रीजन है, बाल्कन रीजन वो रीजन है जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। उससे छूट के छोटे छोटे देश बने थे, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, इस टाइप के जो देश बने थे वो बाल्कन रीजन में आते थे। ग्रीस हो गया, रोमन साम्राज्य हो गया। तो वहां पे जो नए नए राज्य बने हैं, आज भी वहां पे वुमेन्स को एज अ प्रॉपर्टी के रूप में यूज किया जाता है। वुमेन्स का मेला लगता है, वहां पे मेला लगता है, वहां पे वुमेन्स को बेचा जाता है। अब जाइए वहां पे, पैसा दीजिए, वुमेन्स को लीजिए, लेके चले आइए। इस टाइप की चीजें होती थी। ऐसा ही सेम कब होता था? जब फ्रांस में वुमेन्स को एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता था। उनको एजुकेशन का राइट्स नहीं था। जो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी उनके वुमेन्स को एजुकेशन का राइट दिया जाता था, मतलब पढ़ा लिखा दिया, उसके क्या होता था? तुरंत उनका मैरिज हो जाता था। उनको डाइवोर्स देने का कोई अधिकार नहीं था, उनके पास कोई भी राइट्स नहीं था, उनको इकोनॉमिकली कोई काम करने का राइट नहीं था। अगर वो काम करती थी तो उनको इनकम नहीं मिलती थी, इस चीज के राइट्स नहीं थे। या अगर उनको इनकम दी जाती थी तो बहुत ही थोड़ी, जैसे मैं एक आदमी अगर काम करेगा तो उसकी दिहाड़ी 100 रुपए है, ठीक है। तो वुमेन काम करेगी तो उसकी दिहाड़ी 15 से 20 रुपए, इसके ऊपर नहीं होती थी। तो जो इस टाइप की चीजें थी, ये चीजें वुमेन्स को काफी सारा डिस्कस करती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब सारे मेंस काम करने बाहर चले गए, फ्रांस की लड़ाई में चले गए, तो क्या वुमेन्स उभर के आई। उन्होंने अपने क्लब्स बनाए, चैनल निकाले। उन्होंने क्या कहा कि भगवान ने वुमेन्स को और मेंस को समान रूप से बनाया है, ठीक है। अगर वुमेन्स को क्या समझा जाता था उस टाइम पे? कहा जाता था कि वुमेन्स दब्बू स्वभाव की होती हैं, वो काम नहीं कर सकती हैं,
उनके अंदर लड़ाई करने की क्षमताएं नहीं हैं। ये सब सारी चीजें कंजर्वेटिव सोसाइटीज में चलती थी। लेकिन वुमेन्स ने इन सब चीजों को गलत करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने पूरे फ्रांस की जो जीडीपी थी, जो पूरा फ्रांस का स्ट्रक्चर फार्मूला था, उसको क्या किया, उन्होंने संभाला, पूरा इंडस्ट्रीज वगैरह उन्होंने रन की। तो उनके अंदर क्या हुआ, आत्मविश्वास आया, और वो आत्मविश्वास ने इनको ये चीज बना दी। अब क्या हुआ फ्रांस में, जब गवर्नमेंट ऑफ 5 डायरेक्टर्स चल रही थी, क्योंकि फ्रांस क्या था, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक था। उसी टाइम पे टाइम पीरियड आता है 1797 का टाइम पीरियड आता है। अब नेपोलियन बोनापार्ट एकदम जहां जा रहा था वो देश जीत रहा था। उसने इटली पे अगेन अटैक कर दिया, इटली पे अगेन अटैक कर दिया, और इटली के बहुत सारे पोर्शन को क्या किया, उसने कैप्चर कर लिया। और धीरे धीरे चलते चलते उसने काफी सारी चीजें कैप्चर कर ली, और लास्ट में आते थे 39 स्टेट्स को कैप्चर करके एक राज्य बना दिया। अब नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पावरफुल आदमी, और जो गवर्नमेंट ऑफ 5 डायरेक्टर्स चल रही थी फ्रांस में, जैकबिन क्लब्स की, उसमें क्या हुआ कि डायरेक्टर्स ने क्या कर लिया, ब्राइब्स लेना शुरू कर दिया, मतलब रिश्वतखोरी, घूसखोरी, ये सब चीजें शुरू कर दी। जब ये सब चीजें शुरू कर दी तो क्या हुआ कि लोग रेवोल्यूट करने लगे कि अरे यार गवर्नमेंट बहुत बेकार है, ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, अच्छा काम नहीं कर रही है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद को क्या घोषित कर लिया, फ्रांस का किंग घोषित कर लिया कि आज से हम जो है वो फ्रांस के क्या है, किंग है। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो आया, उसने आते ही सबसे पहले क्या किया, नेपोलियन सिविल कोड, उसने एक रेवोल्यूशन पास किया कि काफी सारे राइट्स दिए जाएंगे सबको सारे अधिकार होंगे, काम करने का अधिकार, वुमेन्स को एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं कर सकते, वुमेन्स को डाइवोर्स देने का अधिकार होगा, वो जिससे चाहेंगे उससे शादी करेंगे, उनकी कोई फोर्सफुली शादी नहीं करा सकता है, इस टाइप के अधिकार उसने देना शुरू कर दिया। उसने काफी अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए। बस उसने 2 गलतियां की। पहली गलती की, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कराना, और दूसरा उसने जो डिक्टेटरशिप लाया, तो उसने डेमोक्रेसी का जो हटाया, डेमोक्रेसी को जो हटा दिया। अब देखो, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक से आ करके अब फ्रांस क्या बन गया है, डिक्टेटरशिप। फ्रांस क्या बन गया, डिक्टेटरशिप स्टेट बन गया। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है राजतंत्रशाही, डिक्टेटरशिप का एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है तानाशाही, और डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। एब्सोल्यूटिज्म हमेशा मोनार्की के साथ यूज होता है, किसी चीज की अति कर देना, एब्सोल्यूट कर देना। तो जब कोई राजा होता है, राजा को कभी आदमी हटाना नहीं चाहता है। क्या होता था पुराने टाइम्स में कि किंग को गॉड माना जाता था। गॉड अगर कोई चीज खराब कर रहा है तो पहले तो सोसाइटी उसको अडॉप्ट करती थी, लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती थी तो क्या होता था कि एब्सोल्यूटिस्ट को कह दिया जाता कि वो एब्सोल्यूटिस्ट किंग है, उसको हटाया गया। अब देखो, उसको हटाने के बाद रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बन सकता था फ्रांस, लेकिन उसको रिपब्लिक डेमोक्रेटिक न बना के लुई 16 को क्या बनाया गया, हेड ऑफ द नेशन बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो क्या है, गॉड का भेजा हुआ आदमी है। तो गॉड का भेजा हुआ आदमी उसको हटा नहीं सकते, तो उसको क्या बनाया गया, मोनार्कियल डेमोक्रेसी। अब जब उसने अपने देश के साथ गद्दारी की, याद आ रहा है उसने क्या किया था, इटली, पर्सिया और ऑस्ट्रिया को बुलाया अटैक करने के लिए देश पे। अगर कोई राजा अपने ही कंट्री पे किसी दूसरे देश को इनवाइट करता है कि आप आइए हमारी कंट्री पे इन्वेट करिए, तो क्या होता है, अब वो राजा रह गया, नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया, गद्दार हो गया। तो गद्दार की सजा केवल एक होती है, सजाए मौत। तब उसको मार के क्या बना दिया गया, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। ठीक, अब भाई साहब डिक्टेटरशिप आ गए, नेपोलियन बोनापार्टा। नेपोलियन बोनापार्टा, जब नेपोलियन बोनापार्टा ने डिक्टेटरशिप, इस डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, जब पूरी सत्ता किसी एक ऐसे आदमी के हाथ में पहुंच जाए जो आदमी पूरी तरीके से अलग ही हो, तो सेना का कोई आदमी हो या कोई नेता लीडर हो,
तो एक बार लीडर बने उसके बाद वो डिक्टेटरशिप करना शुरू कर दे। अब किसी को चुनाव ही नहीं लड़ना है, किसी को कुछ ही नहीं करना है, तो क्या बन जाता है, डिक्टेटर बन जाता है। तो 1803-1804 में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को किंग ऑफ द नेशन घोषित कर दिया, हेड ऑफ द नेशन घोषित कर दिया। और इन 5 डायरेक्टर्स जो थे इनको गोली मार दी गई, क्योंकि जनता क्या थी, इनसे त्रस्त थी, ये ब्राइब्स लेते थे, ये सब करते थे। इससे शुरुआत में बहुत अच्छे काम किए, लगातार वॉर कर रहा था, वॉर जीतता जा रहा था, जो वॉर लड़ता था वो वॉर जीत रहा था। इसने ऐसा कोई भी वॉर नहीं लड़ा हो जो जीता ना हो। नेपोलियन ने बहुत कुछ किया फ्रांस के लिए, पूरी ट्रेजरी भर दी, 39 स्टेट बनाए। नेपोलियन ने एक काम और अच्छा किया। नेपोलियन क्या किया कि क्या था कि जैसे ये है फ्रांस, ऐसा मान लो ये फ्रांस है, ठीक, ये फ्रांस अलग अलग डिवाइड है। अब जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट। अब ये है पूरा फ्रांसी, ये क्या है, पूरा फ्रांस है। यहाँ पे अलग करेंसी चलती है, 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 यहाँ पे अलग करेंसी, यहाँ पे अलग करेंसी। तो क्या एक देश में सरवाइव कर पाना आसान होगा? नहीं होगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज पे। यहाँ पे अलग लैंग्वेज, यहाँ पे अलग लैंग्वेज, यहाँ पे अलग लैंग्वेज, यहाँ पे अलग लैंग्वेज, हर जगह पे अलग अलग लैंग्वेज चल रही है। तो क्या एक नेशन के कॉन्सेप्ट में फिट होते हैं? नेशन के कॉन्सेप्ट में कौन सी चीजें जो जुड़ रही है? नेशन अगर बात करें हम लोग, नेशन की जो बात किया था मैंने, रेस, रिलीजन, ठीक है, टेरिटरी और लैंग्वेज। फ्रांस की रेस तो सबकी एक ही, सबको पता है, सारा एक ही इथनिक ग्रुप था। रिलीजन सब या तो सारे क्रिश्चियन थे, या तो कंजर्वेटिव थे, या तो ऑर्थोडॉक्स थे, या तो प्रोटेस्टेंट थे। तो क्रिश्चियंस ही थे, क्रिश्चियंस में ही वो कैटेगरियां हैं, तो कहने को तो सब क्रिश्चियंस थे ही ना। टेरिटरी क्या थी? फ्रांस की टेरिटरी तो एक निर्धारित थी कि इतना बड़ा फ्रांस है, इसमें ये लोग। अब बात आती है लैंग्वेज की। हर फ्रांस के हर रीजन की लैंग्वेज अलग अलग थी। इंडिया की बात अगर करेंगे तो इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी ज्यादा है। इंडिया एक अलग ही तरीके का नमूना देश है। उसमें क्या आता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर आप तमिलनाडु में चले जाएंगे और आप यूपी के रहने वाले हैं, आप तमिलनाडु जाएंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। भाई वहां पे तमिल बोली जाती है। आप आंध्रा में चले जाएंगे, वहां पे तेलुगु बोली जाती है। आप आंध्रा के ही आधे पार्ट में चले जाएंगे तेलंगाना में, तो वहां भी तेलुगु बोली जाती है। यहाँ पे मलयालम भी बोली जाती है, ठीक, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, तमिल, कन्नड़, तो ये सारी लैंग्वेज इधर चलती है। ऊपर चले जाएंगे आसाम में तो वहाँ लैंग्वेज अलग है, पश्चिम बंगाल की लैंग्वेज अलग है, पंजाब की लैंग्वेज अलग है, वहाँ की डाइवर्सिटी अलग है। हमारे देश का डाइवर्सिटी अलग है, लेकिन यहाँ क्या है, फ्रांस बहुत छोटा सा देश है। हमारे देश की इतना बड़ा देश नहीं है कि उसकी डाइवर्सिटी को इस तरीके से मैनेज किया जा सके। छोटा सा देश है, अलग अलग करेंसी। इंडिया में क्या करेंसी अलग अलग है? नहीं, इंडिया में एक ही करेंसी चलती है, पूरे देश में एक ही करेंसी है। वहां करेंसी अलग, साथ में उन्हें टैक्सेशन का बैरियर था। टैक्सेशन बैरियर मतलब ये समझो कि तुमने 1 किलो शुगर यहाँ खरीदी, मतलब ए पार्ट में तुमने 1 किलो शुगर खरीदी। अब तुम उस 1 किलो शुगर को लेकर तुम पार्ट बी में गए फ्रांस के, तो वहां पे वो 1 किलो शुगर ना होके वहां पे उनका मेजरमेंट के हिसाब से क्या हो गया, 2 केजी हो गया। अब पार्ट सी में पहुंचे तो वो शुगर क्या हो गई, 300 ग्राम हो गई। अब डी में पहुंचे तो 500 ग्राम हो गई। ई में पहुंचे तो 3 केजी हो गई। तो इस तरह से क्या हो रहा है, अब एफ में पहुंचे तो फिर वहां शुगर 1 केजी हो गई। तो मेजरमेंट्स के जो रूल थे वो अलग अलग थे। और जब मेजरमेंट्स के रूल अलग थे तो हर सामान की जो टैक्स कलेक्शन होता है, ठीक है, जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टैक्स कलेक्शन के मतलब कितना सामान का भार है, उस सामान के भार के ऊपर हमेशा क्या लगता है, टैक्स लगता है। सामान की जो इक्विटी है और जो उसकी क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या लगता है, हमेशा टैक्स लगता है। तो अब यहाँ पे ए करेंसी चलती है, बी करेंसी, अब करेंसी भी अलग अलग है, लैंग्वेज भी अलग अलग है, नियम कानून भी थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। तो अब नेपोलियन बोनापार्ट ने किया क्या, पूरे फ्रांस में केवल एक करेंसी चलेगी, वन नेशन वन करेंसी कॉन्सेप्ट ला दिया, वन नेशन वन लैंग्वेज। करेंसी उसने 2 कर दी थी, क्योंकि क्या हुआ था कि उसने कई सारे रीजन्स को जीता था। बताया तुमको 39 स्टेट्स जीत के उसने फ्रांस में शामिल कर लिया था। अलग अलग वॉर करता था, जहां जहां वॉर करता था वहां के रीजन्स को अडॉप्ट कर लेता था। उसने 39 स्टेट्स को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो ये थे प्रिंसली स्टेट्स,
क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स। इसने उसने किया क्या कि अपने ही घर वालों को, जो उसके घर के रिश्तेदार थे, उनको ही सबको ला के बैठा दे, स्टेट्स का गवर्नर या हेड बना दिया। इन 39 प्रिंसली स्टेट्स का भी कुछ नहीं था। तो ऐसे ऐसे चलते 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 सब चीजें उसने सब सही चीज सुधार की कि उसने एक मेजरमेंट कर दिया, एक लॉ ला दिया, सबको समान अधिकार दे दिए। उसने एक काम और अच्छा किया, एवरीवन इक्वल अगेंस्ट लॉ। लॉ के सामने हर आदमी क्या है, समान है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। ये सारा काम नेपोलियन बोनापार्ट ने करना शुरू कर दिया। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, सारी चीजें होती, केवल दो चीजें खराब की उसने, कि आर्मी में जबरदस्ती भर्ती करना, और थोड़ी बहुत जो उसने डिक्टेटरशिप लगाई, सेंसरशिप लगाई उसने। सेंसरशिप का मतलब, सेंसर ये होता है कि किसी चीज पे रोकथाम करना। जैसे पेपर, न्यूज़पेपर आता है, उस पर सेंसर लगा दिया जाए कि आप वही न्यूज चलाएंगे जो न्यूज हम देखना चाहते हैं, जो न्यूज किंग देखना चाहता है, बस वही न्यूज चलेगी, उसके अलावा कोई न्यूज ही नहीं चलेगी। जो उसके खिलाफ कोई चीज होगी वो चीज चलेगी ही नहीं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, सेंसरशिप। इसने बुक्स वगैरह सब पे सेंसरशिप ला दिया। जब सेंसरशिप ला दिया तो लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। जैकबिन क्लब तो पहले से निस्ता बनाबूत हो गए थे। तो ये चीजें काफी ज्यादा वर्स्ट होने लगी धीरे धीरे करके, क्योंकि आदमी की क्या बताया मैंने, फ्रीडम के साथ कहीं मत खेलो। रिलीजन, फ्रीडम और उसके फूड रिकमेंडेशंस के खिलाफ वहां जाओगे, आदमी तुरंत रेवोल्यूट करेगा। और ये चीजें धीरे धीरे वर्स्ट होने लगी। तो लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट के साथ, उस समय कुछ नहीं बोला कि नेपोलियन बोनापार्ट मोस्ट पावरफुल आदमी था, उसने पूरे यूरोप को जीत लिया था। अब ऐसे ही सारा सब कुछ चलता रहा। अब बात आती है 1815 की। वो साल जो साल नेपोलियन बोनापार्ट न देखना चाहता था, मगर उसकी लाइफ में आया। एक बैटल हुआ, तो बात आती है 1815 की। तो 1815 की बात नेपोलियन बोनापार्ट की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने जहां पे जो किया, एब्सोल्यूट मोनार्की आई, तो क्या डेमोक्रेटिक मोनार्की आई, फिर रिपब्लिक मोनार्की आई, फिर क्या आया आपका डिक्टेटरशिप आया। अब इसके बाद फ्रांस फिर से अब कुछ नया कन्वर्ट लेगा। तो जब फ्रांस नया कन्वर्ट लेगा तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो शुरू की जाएगी। तब तक के लिए शुक्रिया।